हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने आधे कंप्लीट कर लिए हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। और उसके बाद में हमने एक दूसरी सीरीज शुरू की हुई है जिसको हम बोलते हैं टेंस, जो कि कंसिडर किया जाता है एज ए बैकबोन ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर। तो उसी सीक्वेंस के अंदर हम लोगों ने इसके जो पार्ट होते हैं टेंस के, जो दो पार्ट हमारे पास में है, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उनको हमने विस्तार से देखा, डीपली उनका डिस्कशन किया। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहला मेरा यही सजेशन आप लोगों से रहेगा कि आप सबसे पहले उसको जरूर विजिट करके आएँ एक बार। हमारे पास क्लासेस पड़ी हुई हैं अपनी, एंड मोर देन 50 to 60 मिनट्स से ज़्यादा का एक टेंस के अंदर टाइम लिया गया है। तो कहीं ना कहीं पे बहुत ही तमीज़ के साथ में उस पर्टिकुलर टेंस को पढ़ाया गया है। तो मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग सबसे पहले अपना बेसिक अगर आप कवर करना चाहते हैं टेंस के अंदर स्पेशली, तो आप पहले उन दो वीडियोज़ को जरूर देख के आए, एंड उसके बाद में जो है आप यहाँ से टेंस को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसको हम आज बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या हम ये बोल सकते हैं कि प्रेजेंट का जो थर्ड टाइप हमारे पास में आता है वो आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम डायरेक्ट कम टू द पॉइंट। ओके, देखिएगा। तो आज हम लोग जो इस क्लास के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं अपना, वो रहेगा हमारा थर्ड नंबर टेंस के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग देखेंगे, और इस टेंस से जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो चीज़ या जो डाउट आपके मन में रहती है उनको दूर करने की कोशिश रहेगी इस वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक बने रहिएगा। हर एक टॉपिक से जुड़े हुए आपके जो डाउट्स है इस टॉपिक के अंदर वो दूर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, देखिएगा ज़रा ध्यान से। तो जैसा कि हमें मालूम है और हमने अपने बेसिक क्लास के अंदर डिस्कशन किया था कि सर जो भी टेंस हमारे पास होता है वो एक्चुअल के अंदर हमें क्या बताता है, तो वो एक्चुअल के अंदर हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब के बारे में और उस टेंस के अंदर आने वाली मेन वर्ब के बारे में। या मैं ये कहूँ कि जो भी हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और जो रिलेशन बनता है पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, उसको हम क्या बोल देते हैं, टेंस बोल देते हैं। तो इसी सीक्वेंस के साथ में हम लोग आज अपना प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस देखने वाले हैं। ओके, और शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला जो कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ मैं, वो बता रहा हूँ पैटर्न के बारे में। तो हर टेंस के अंदर हम लोग क्या करते आए हैं, 3 पैटर्न बनाते आए हैं। मैं आज दोबारा से वही पैटर्न बना रहा हूँ, तो देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव पैटर्न के बारे में, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट नेगेटिव पैटर्न। ओके, और अंतिम में हम क्या करेंगे, इसका जो इंटेरोगेटिव पैटर्न होता है जिसको हम क्वेश्चनेटिव सेंटेंस बोलते हैं, उसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 3 पैटर्न हमें नॉर्मली हर टेंस के अंदर पढ़ने होते हैं। हम प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस के अंदर भी ये पढ़ के आए हैं, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस टेंस के रिगार्डिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, उसके रिगार्डिंग तीनों पैटर्न को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले जो भी स्टैंडर्ड पैटर्न होता है सेंटेंस का इंग्लिश में लिखने का, वो कहाँ से शुरू होता है, तो आप कहेंगे कि सर वो शुरू होता है ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से, एंड एंड होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, और यही काम हम क्या करेंगे, नेगेटिव पैटर्न के अंदर भी करेंगे। तो जो काम हमारे लिए सबसे पहले ईजी है, हम पहले उसी काम को लिख लेते हैं, सो दैट हमारे बाद में जो भी हमारे जो कंसंट्रेशन पॉइंट रहेगा हम उसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं। अब देखिएगा, हमें क्या करना है, हमें बस हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब चाहिए। किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, यही चाहिए ना हमें, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में आएगी वो आएगी हैज़ और हैव। ओके, और उसके बाद में जो हमारे पास मेन वर्ब आएगी उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, अब एक बार मैं नेगेटिव नहीं बना रहा हूं, मैं चाहता हूं एक बार थोड़ा सा कंसंट्रेशन इसके ऊपर कर लिया जाए, क्योंकि कुछ बच्चों की अब दिक्कत ये आएगी कि सर ये पास्ट पार्टिसिपल क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल क्या है, और हैज और हैव कहां से आया। ठीक है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। मैंने आपको अगर याद हो लास्ट वीडियो जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर था, टोटली बेस्ट, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ टीचर्स क्या करते हैं, आई डोंट नो कि उनका रीज़न क्या रहा होगा या उनका मकसद क्या रहता होगा, बट वो कहीं ना कहीं पे छेड़खानी करते हैं टेंस के साथ में, और वो क्या लिखना शुरू करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल लिख के पढ़ाना शुरू करते हैं कि थोड़ा सा अलग बन जाए हमारा वीडियो बाकियों की तुलना में। लेकिन देखा जाए तो हम टेंस किसको बोलते हैं, हम टेंस उसको बोलते हैं सर जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमारे पास में होती है। पास्ट पार्टिसिपल कोई मेन वर्ब हमारे पास में नहीं होती है, पास्ट पार्टिसिपल जो होती है कोई मेन वर्ब हमारे पास में नहीं होती है, वो एडवांस वर्ब का एक पार्ट होता है। ये क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल एक एडवांस वर्ब का पार्ट होता है। अब आप कहेंगे कि सर पास्ट पार्टिसिपल एक्चुअल में होता क्या है, क्या दिखता है, कैसा दिखता है, तो याद रखिएगा मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और जेरेंट के रिगार्डिंग जो है बहुत सा डिस्कशन जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर किया हुआ है, तो मैं उस डिस्कशन को यहां पर नहीं लेके आऊंगा। मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ ये बता देता हूं कि यहां पर कुछ टीचर्स क्या बताते हैं या कुछ यूट्यूब वीडियोस क्या बताते हैं कि हैज और हैव के साथ में आप क्या यूज कर लो, पास्ट पार्टिसिपल यूज कर लो, और उसके बाद में हमारा टेंस कौन सा बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, जो कि सरासर गलत है। क्यों, देखा जाए तो पास्ट पार्टिसिपल जो है वो एडवांस वर्ब का टॉपिक है, और जो आपको क्या करता है, कुछ एडिशनल
इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड करवा के देता है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, जिसका यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, कंसर्न ऑफ पॉइंट क्या है, कंसर्न ऑफ पॉइंट हमारा जो है वो है टेंस, क्या है, टेंस है। तो याद रखिएगा यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल ना आकर, ओके, यहाँ पर याद रखिएगा पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा मैं आपको बता दूं फटाफट से एक बार, वरना आप कहेंगे कि सर आपने बताया नहीं पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है ना। तो पास्ट पार्टिसिपल कुछ नहीं होता है, आपका जो हैव वर्ब होती है ना, ये वाली जो वर्ब होती है, उसके बाद में V3 जब आप यूज कर लेते हो, इसी को आप क्या बोलते हो, पास्ट पार्टिसिपल बोल देते हो। आ रही है बात समझ में? तो इसका यूज हम नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से, हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है मेन वर्ब से। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब की कौन सी, थर्ड फॉर्म को यूज कर लेंगे, है ना, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जो समझाना चाहता था, मैंने आपको सबसे पहले वो चीज़ बताई कि कहाँ पर डाउट होता है, कहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होती है, जब आपको ये पढ़ाया जाता है कि सर पास्ट पार्टिसिपल यूज कर लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इन प्लेस ऑफ मेन वर्ब, तो वहां से दिक्कत होना शुरू होती है। तो आपको मैं कहूं कि जो आपके बेसिक्स है आप उन्हीं के ऊपर बने रहिएगा। पास्ट पार्टिसिपल आप जरूर पढ़ेंगे, और मैं ही पढ़ाऊंगा आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, लेकिन उसके लिए हमें एडवांस वर्ब के टॉपिक में जाना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम रह रहे हैं अपने इसी टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है टेंस, और स्पेशली कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमारे पास जो है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर? तो मेन वर्ब से रिलेटेड आपका जो डाउट है उम्मीद करता हूं सोल्व हो गया होगा। अब आइए आगे, इधर देखिए वर्ब कौन सी है, हैज और हैव। अगर आपको याद हो, मैंने बेसिक वर्ब का वीडियो डाला हुआ है जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी वर्ब्स हमारे पास में होती है, या तो मैं ये कहूं कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास में होती हैं वो 3 होती हैं, और मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था HBD, हैप्पी बर्थडे के नाम से, कि H फॉर हैव, ओके, H फॉर हैव, उसके बाद में B फॉर बी, BE की फॉर्म जो होती है बी मीन्स होना, एंड डी फॉर डू, ओके। तो वहां से हमने जो है ये ओरिजिनेट किया है कि हैव और हैज जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब बन के आती है किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। क्लियर है ना? अच्छा, हैव जो होता है वो बेस फॉर्म होता है, और हैज जो होता है वो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म होती है। क्लियर? देखो बिल्कुल ऐसे ही काम करता है ये, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि प्ले, ओके, उसके बाद में सेकंड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, उसके बाद में थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, फोर्थ फॉर्म हमें बनानी है तो हम ING फॉर्म को ऐड करेंगे, एंड फिफ्थ फॉर्म के अंदर हम लोग जनरली क्या करते हैं, S और ES ऐड करते हैं। तो अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर ये V1 है, ये V2, V3, V4 एंड V5, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आपका H होता है, H मीन्स हैव, जो आपका वर्ब होता है, जो आपका प्राइमरी वर्ब होता है, उसकी फॉर्म्स कुछ इस प्रकार से चलती है, हैव, हैड, उसके बाद में हैविंग, एंड जो लास्ट में एस और ES लगता है वो यहाँ पे बनता है हैज़। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको आप बेस फॉर्म बोलते हो, फ्रेश फॉर्म बोलते हो, और ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई, ठीक है। तो मैं यही आपको बताना चाहता था कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब निकल के आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, वो कहाँ से निकल के आती है, तो याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में आती है, जिसका ओरिजिनेट होता है, वो कहाँ से होता है, तो प्राइमरी वर्ब से होता है। कहाँ से होता है, प्राइमरी वर्ब से होता है, जहाँ पर डू, बी, हैव जो होती है 3 प्रकार की अलग अलग वर्ब्स होती है, ठीक है। फिर इसमें मेन वर्ब कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म आती है। अब याद करने का तरीका कैसे याद करेंगे, तो याद रखिएगा थोड़ा सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो अपने आप में कौन सा टेंस है, तो आप कहेंगे सर थर्ड नंबर का टेंस है। कौन से नंबर का टेंस है, थर्ड नंबर का टेंस है। तो सीधी सी बात है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये उनके लिए है जो याद रखना चाहते हैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं से, किसी न किसी हेल्प के थ्रू, ठीक है। तो ये उनके लिए हो गया। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होगी। आइए आगे चलते हैं, अब बात करेंगे इसके नेगेटिव फॉर्मेशन के ऊपर। तो जब नेगेटिव फॉर्मेशन करेंगे तो मैंने आपको बता रखा है अच्छे तरीके से कि सर किसका यूज करेंगे, नोट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, नोट का यूज करेंगे। और जब नोट का यूज करेंगे तो उसके रिगार्डिंग 3 बातें हमने बहुत बेसिक से सीखी हुई है, जानी हुई है, पहचानी हुई है कि सर नोट जो होता है वो हमेशा नंबर तीसरी जो पोजीशन होती है, जो नंबर थर्ड पोजीशन होती है उस पर आता है। और ना केवल अकेला आता है बल्कि इससे पहले क्या चाहिए, इसको इसकी हेल्पिंग वर्ब चाहिए। एंड जो थर्ड इसका जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि नोट जो होता है जब 2 वर्ब्स आती है हमारे पास, जैसे हैज बीन, हैव बीन हो गया, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टेंस के अंदर, उनके बीच में लगता है, ओके। तो ये इसकी क्या होती है, कुछ खास बातें होती है, आपको याद रखनी है, सो दैट आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद में अब नोट है तो नोट के पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए अपने को। तो हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास पड़ी है, तो इसी हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, नीचे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, ओके। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? ये प्लस का निशान जो है मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है ना। हम नेगेटिव फॉर्मेट बना रहे हैं, सब्जेक्ट आ गया, हैज और हेल्पिंग वर्ब आ गई, नोट आ गया नंबर थर्ड पोजीशन पे। देखो दिस इज द फर्स्ट नंबर प्लेस, दिस इज सेकंड नंबर प्लेस, एंड दिस इज थर्ड नंबर प्लेस। क्लियर? फोर्थ पे हम क्या करेंगे, फोर्थ पे हम कुछ नहीं करेंगे, मेन वर्ब की जो हमारे पास फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, जिसको हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं, उसी को रखेंगे, और उसके बाद में हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो बताओ प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसका पॉजिटिव पैटर्न और उसके नेगेटिव पैटर्न में कोई इशू है क्या?
कोई इशू नहीं है। याद रखना, मैं दोबारा रिपीट करता हुआ चलूं, ये पास्ट पार्टिसिपल नहीं होता है, पास्ट पार्टिसिपल ये नहीं है, ये मेन वर्ब है। क्यों है ये मेन वर्ब, हमें क्यों मानना है इसको मेन वर्ब, और क्यों होती है ये मेन वर्ब? बिकॉज टेंस की सबसे पहले डेफिनेशन ये होती है कि टेंस टेल्स द रिलेशन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ना कि टेंस टेल्स द रिलेशन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। ऐसा कुछ नहीं होता है, इस वजह से जो है हमें स्टिक रहना पड़ेगा मेन वर्ब के ऊपर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई? आइए इसके इंटरोगेटिव पैटर्न की बात कर लेते हैं फटाफट से। इंटरोगेटिव पैटर्न कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता रखा है लास्ट 2 वीडियोस के थ्रू। मैं दोबारा बताने की कोशिश करूँ एक बार कि जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में आती है उसको आप नीचे सबसे पहले ड्रैग करके लेके आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में। ओके, ये आएगा सबसे पहले यहाँ पे, सब्जेक्ट जाएगा नंबर 2 पे। बिल्कुल ऐसे काम करेंगे। तो हमने ये काम यहाँ किया, हैज़ और हैव जो हमारे पास मेन वर्ब थी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास में थी वो सबसे पहले आ गया। उसके बाद में सब्जेक्ट को हम लेके चले जाएंगे नंबर 2 पोजीशन पे। नोट का हम यूज जनरली करेंगे नहीं, बिकॉज हमारा सेंटेंस कैसा है पैटर्न, हमारा सेंटेंस पैटर्न है ओनली इंटरोगेटिव। अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता तो हम क्या करते हैं, नोट को भी यूज कर लेते, बट इन दिस केस हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। और क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज कर लेंगे। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ में जाएंगे, बट यस वी डू नॉट फॉरगेट टू यूज क्वेश्चन मार्क। ओके, बिकॉज क्वेश्चन मार्क क्यों आया, बिकॉज इंटरोगेटिव पैटर्न है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? चेक कर लो फटाफट से एक बार। क्या पढ़ाया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, जो क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बताता है अपने बारे में। ओके, हमें हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब जाननी है इस पर्टिकुलर टेंस के बारे में। ओके ना, अब आगे देखिएगा। इसके 3 पैटर्न होते हैं। पहला पैटर्न है आपका पॉजिटिव पैटर्न, सेकेंड है नेगेटिव, हाँ सेकंड पैटर्न है नेगेटिव पैटर्न, थर्ड है इंटरोगेटिव पैटर्न। पॉजिटिव पैटर्न में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव पैटर्न के अंदर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बिकॉज ऑफ नॉट ये नेगेटिव बन गया। और इंटरोगेटिव में ये ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से जो हुआ, या जिसको आप बोलते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या बोलते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हो, उसकी वजह से क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। इतनी बातें समझ में आ गई? अगर इतनी बातें हमारे को समझ में आ गई है तो अब हम करेंगे अपने सेकंड कॉन्सेप्ट के ऊपर कोशिश। ओके, इसको हटा दूं मैं, देखिएगा ध्यान से। ये पैटर्न हो गया। अब डिस्कशन करने की पॉइंट ये आती है कि सर ये हैज़ और हैव दो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ में काम आएगी, है ना? अब हम वो कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझा दूँ। एंड जो भी किसी टॉपिक से रिगार्डिंग आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आराम से जो है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, और जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखोगे आपके डाउट को, आपके क्वेरी को, और कोशिश यही रहेगी कि उसको सबसे पहले लिया जाए और उसका आंसर किया जाए। ठीक है, आइए देखिएगा। तो मैंने आपको बताया कि हैज़ और हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है, जो कहाँ कहाँ काम में आती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, तो देखिएगा ज़रा ध्यान से। हमारे पास में सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एंड नेम। ओके, ये हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास 7 क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। क्लियर? ये 7 होते हैं कि 8 होते हैं, इसके डीप डिस्कशन में मैं नहीं जाऊँगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी इसका डिस्कशन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस के अंदर। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, हमें यूज़ करना है कि सर कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगी और कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी। तो याद रखिएगा, आई, वी, यू, दे, ये जो आप 4 देख रहे हो, क्या ये जो आप 4 सब्जेक्ट देख रहे हो, इनके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी हमेशा? तो याद रखिएगा, इनके साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी? थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, वहीं पर अगर आप ध्यान से देखो तो ही, शी, इट और किसी भी इंसान के नाम के साथ में, ठीक है, ही, शी, इट और किसी भी इंसान के नाम के साथ में अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा अपने पास में? तो याद रखिएगा वहाँ पे आएगा हैज़, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी? थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, मैंने आपको इसीलिए बताया कि 4-4 के ग्रुप आप आराम से बना सकते हो, इसलिए मैंने नेम को भी इंक्लूड कर लिया प्रोनाउन के अंदर, है ना। हालांकि ये नेम प्रोनाउन नहीं होता, ये नाउन ही होता है। 7 हमारे पास प्रोनाउन होते हैं, 1 नाउन होता है, लेकिन हम क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट मान के कंसिडर कर रहे हैं इसको, इसलिए सब्जेक्ट हमारे पास टोटल 8 हो गए। 8 में से जो ऊपर वाले 4 हैं इनको आप क्या करोगे, हैव के साथ में यूज कर लोगे, एंड द रिमेनिंग 4 ones आर यूज्ड विद हैज हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट। हाँ, अब देखो यहाँ पर डाउट हो सकता है कि सर आई के साथ में हैव आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि आई होता सिंगुलर है, आई होता सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हमेशा कौन सी वर्ब लेके आएगा ये अपने साथ में? प्लूरल वर्ब लेके आएगा। कैसी वर्ब लेके आएगा? प्लूरल वर्ब लेके आएगा। ये हमेशा दिमाग के अंदर रखना कि सर आई होता तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन अपने साथ में कौन सी वर्ब लेके आएगा? प्लूरल वर्ब लेके आएगा। अच्छा, अगर ऐसे याद ना हो आपको चीज़ें, अगर इस डायग्राम के थ्रू आपको चीज़ें याद ना हो तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको दोबारा याद करवाता हूँ। कैसे? देखिएगा,
आई, वी, यू, दे, इनमें से ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये कैसे हैं? ये प्लूरल है और ये क्या है? चारों के चारों सिंगुलर है। ठीक है, अब आप वैसे याद करना चाहोगे सर प्लूरल के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर, तो भी कोई इशू नहीं है। आप इस डायग्राम के थ्रू याद करना चाहो तो भी कोई इशू नहीं है। और अगर आप ऐसे भी याद नहीं करते हो तो मैं आपको याद कराता हूँ। एक बात बताओ, हैज़ में और हैव में ज़्यादा लेटर्स किसके साथ में आ रहे हैं? अब बताएं फटाफट से। तो आप कहेंगे कि सर हैव के साथ में 4 लेटर आ रहे हैं और हैज़ के साथ में 3 ही लेटर आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जिसके साथ में 4 लेटर है वो क्या है? प्लूरल है, अपने आप में वो क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगी, और जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है जिसमें 3 ही लेटर आ रहे हैं वो किसके साथ में आएगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ में आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ में आएगी ये जो है डिस्कशन अच्छे से समझ में आया होगा। पहले हमने क्या किया, कंसेप्ट देखा कि सर पैटर्न कैसे बनते हैं, पॉजिटिव पैटर्न कैसे बनेगा, नेगेटिव पैटर्न कैसे बनेगा एंड इंटरोगेटिव पैटर्न कैसे बनेगा। फिर हमने डिस्कस किया किसको, कि सर जो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास में होती है इस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में होती है विच इज हैज एंड हैव, है ना, वो कहां कहां आएगी, किसके साथ में आएगी। और फिर हमने डिस्कशन किया कि सर जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो कैसे कैसे डिवाइडेड होते हैं हमारे पास 2 ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे लेके चलो, चलिए आगे ले चलते हैं, है ना। 2 कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स की, देखिएगा जरा ध्यान से। तीसरा, अब देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज होता है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस की। हम किसकी बात करेंगे? इसके यूजेस की बात करेंगे कि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो कहाँ यूज होता है। तो याद रखिएगा, मैं इसके यूजेस को समझाने के लिए आपके पास 2 एग्जांपल लिखने की कोशिश करूं। तो पहला एग्जांपल है कि आई लॉस्ट माई बुक। ओके, आई लॉस्ट माई बुक। और सेकेंड एग्जांपल मैं लेने की कोशिश करूं कि सर आई हैव लॉस्ट माई बुक। ठीक है, ये मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं और इन्हीं 2 एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे समझने की कि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ होता है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग जो टीचर्स हैं अलग अलग चीज़ें बताते हैं और अपने अपने तरीके से बताते हैं, बट कोशिश यही रहेगी इस वीडियो के अंदर कि आपको सबसे जो बेसिक और सबसे जो ईजिएस्ट जो वे है आपको समझाने का, उसी को साथ में लेकर चला जाए। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से। 2 सेंटेंस है, आई लॉस्ट माई बुक। ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस हुआ। सेकेंड, आई हैव लॉस्ट माई बुक। ठीक है, आपने दोनों सेंटेंस पढ़ लिए होंगे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप मुझे फटाफट से इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस करके बता दीजिए एक बार, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो आप कहेंगे कि सर ये जो सेंटेंस का एग्जांपल लिखा हुआ है ना, ये एग्जांपल है पास्ट सिंपल का। किसका एग्जांपल हुआ? पास्ट सिंपल का, बिकॉज ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। हालांकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है अभी तक, अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट पे ही हैं, बट इतना तो आप जानते हैं कि सर ये किसका एग्जांपल हुआ? पास्ट सिंपल का एग्जांपल हुआ। और क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के साथ में क्या आ गया? हैव आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और हम अभी पढ़ के आए हैं लास्ट स्लाइड के ऊपर कि सर हैज और हैव के साथ में वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या करती है? हमारे को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देती है। यस और नो? तो अब ये टेंस कैसा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। लेकिन क्या हमारा कॉन्सेप्ट ये था क्या कि सर हम पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल को या प्रेजेंट परफेक्ट को समझेंगे? नहीं, हमारा कंसेप्ट ये है समझने का कि सर यूजेस क्या होते हैं इसके, है ना, हम इसको यूज कहां करेंगे। तो देखिएगा जरा ध्यान से, इसका यूज टिका हुआ है सारा का सारा हिंदी ट्रांसलेशन के ऊपर। कैसे? आई लॉस्ट माई बुक, आई लॉस्ट माई बुक। ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसका हिंदी सेंस निकालोगे तो क्या निकलेगा, इसका मीनिंग क्या निकलेगा आई लॉस्ट माई बुक का? तो इसका हिंदी में निकलेगा कि मैंने अपनी किताब खो दी, मैं अपनी किताब खो चुका हूं, है ना, मैं अपनी किताब खो चुका हूं या मैंने अपनी किताब खो दी थी। ठीक है, यही निकलेगा इसका हिंदी मीनिंग। जो भी निकालना चाहो एक बार निकाल लो इसको। सेकेंड वाले का हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? मैं अपनी किताब खो चुका हूं, मैं अपनी किताब खो चुका हूं। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको यह समझ में आएगा कि सर जब आप पास्ट सिंपल का यूज करते हो उसमें यह फीलिंग होती है कि आई लॉस्ट माई बुक। क्या फीलिंग शामिल होती है? कि मैंने अपनी किताब खो दी थी किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, जो कि मुझे वापस किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर पास्ट में ही क्या हो चुकी है? मिल चुकी है। ध्यान से समझिएगा, आई लॉस्ट माई बुक, मैंने वो किताब खो दी थी, बट फॉर्चुनेटली आई हैव फाउंड दिस अगेन। ओके, अगर देखा जाए, मैं इसको बनाने की कोशिश करूं कि किस्मत से, खुशकिस्मती से क्या हुआ, मुझे वो किताब दोबारा मिल गई। अगर आप पास्ट सिंपल में लेके जाओगे तो इसका मीनिंग निकलेगा आई लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी किताब खो दी थी। लेकिन आप यहां पे आओगे तो आपको समझ में आएगा कि आई हैव लॉस्ट माई बुक, इस सेंटेंस का असर जो है वर्तमान पे, वर्तमान इन द मीन की प्रेजेंट टाइम पे पड़ रहा है। आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैं अपनी किताब खो चुका हूं। इसका मतलब ये जो आई है इस सेंटेंस के अंदर आया हुआ, इसको इसकी बुक अभी तक मिली नहीं है। यहां पर ध्यान से देखो, इसकी बुक खो गई थी, ये जो आई है सब्जेक्ट, इसकी बुक खो गई थी, डेफिनेटली खो गई थी, बट क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का है तो हमें ये कहना पड़ेगा कि किसी पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये चीज हो गई थी, ये इवेंट हैपन हुई थी, और उसके बाद में पास्ट में ही आगे किसी चल के टाइम के ऊपर, पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये क्या हुई थी, वापस रिकवर हो गई थी बुक, जिसकी वजह से ये पास्ट में आपका सेंटेंस चला गया। तो याद रखना, पास्ट सिंपल में जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको तो वहां पर इसकी प्रॉपर्टी ये और अच्छे से बताऊंगा कि जब कोई एक्शन, जब कोई इवेंट पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो जाती है, उसके अंदर हम पास्ट सिंपल का यूज कर लेते हैं। लेकिन हमारा कंसेप्ट फिलहाल के लिए है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें ये बोलता है
कि पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू होने वाला एक्शन या इवेंट जो हुआ, जो अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसका इफेक्ट जो है अभी प्रेजेंट टाइम पर पड़ रहा है। देखो, आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैं अपनी किताब खो चुका हूं या मैंने अपनी किताब खो दी है, ऐसे तो है ना। इसका मतलब इस जो सब्जेक्ट आई है, ये जो सब्जेक्ट आई है, इसको अपनी बुक अभी जो है रिकवर नहीं हुई है, हमें ये समझना है। ठीक है, तो दोनों टेंस के बीच में मैं आपको डिफरेंस नहीं करवाना चाहता हूं, बल्कि मैं चाहता हूं इसका यूजेस आप समझ लीजिएगा। तो यूजेस मैं आपको लिखवा भी दूं फटाफट से एक बार कि देखिएगा, इसका यूजेस कुछ इस प्रकार से बनेगा कि जब पास्ट में कोई इवेंट हो तथा उसका प्रभाव वर्तमान बोल दो या क्या बोल दो, प्रेजेंट टाइम पर हो। ठीक है, याद रखिएगा ये इसका यूजेज है और सबसे इंपॉर्टेंट यूजेज इसका यही है ना। अब अलग अलग टीचर्स ये बोलते हैं कि सर फिनिश्ड टाइम, अनफिनिश्ड टाइम, फिनिश्ड वर्क, अनफिनिश्ड वर्क, फिनिश्ड इवेंट, अनफिनिश्ड इवेंट, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। सीधा सिंपल सा समझो, जब पास्ट में कोई इवेंट हुई हो लेकिन उसका जो प्रभाव है वो प्रेजेंट टाइम पर पड़ रहा हो, उस कंडीशन में हम किसको यूज करेंगे? मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। आपके पास में दो एग्जांपल लिखे हुए हैं, आप आराम से इनको समझ सकते हो। मैं दोबारा समझाने की बहुत कोशिश करूं। आई लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी किताब खो दी थी, यही बनेगा पास्ट सिंपल का। लेकिन खो दी थी किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर पास्ट में, लेकिन वो दोबारा मिल गई उसको, हम ये समझेंगे यहाँ पे। परंतु जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट में लेके गए, तो हम ये कहेंगे कि क्योंकि इस सब्जेक्ट ने, आई ने जो है पहले किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इस किताब को खो दिया था, लेकिन उसको अभी तक वो किताब मिली नहीं है। मतलब उसका जो वर्तमान में प्रेजेंट है, मतलब उसका जो इवेंट का जो प्रभाव है वो अभी भी क्या है? कारगर है, अभी भी पड़ा हुआ है वो वर्तमान में प्रभाव। ठीक है, इसकी जो बुक खो गई थी अभी तक उसको मिली नहीं है। ठीक है ना, तो आप चाहो तो लिख सकते हो यट, यहां पे आप लिखेंगे बुक इज रिसीव्ड। ये आपको ज़्यादा इतना डीप में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिखवा दूँ कि बुक इज ऑलरेडी रिसीव्ड। हमें ये समझना है कि आई लॉस्ट माई बुक पास्ट सिंपल के अंदर क्या होता है, एक्शन पास्ट में शुरू होता है, पास्ट में ही खत्म हो जाता है, उसका इफेक्ट प्रेजेंट पे आ ही नहीं पाता है, हम बस उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, बुक इज रिसीव्ड। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है आई लॉस्ट माई बुक, मैं अपनी किताब खो दी थी, मैंने, है ना, मैंने अपनी किताब खो दी थी, लेकिन हमें ये कंसिडर करना है कि वो बुक जो है उसे पास्ट में ही किसी टाइम पर वापस मिल गई होगी, इसलिए हमने इसको पास्ट सिंपल में डाला। जबकि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इसको हम समझेंगे इस प्रकार से कि बुक is not received yet मीन्स अभी तक जो है किताब इसको रिसीव नहीं हुई है, किताब इसको वापस मिली नहीं है। रिसीव लिख लो या फाइंड लिख लो, बात एक ही है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का जो यूज है वो कहाँ होता है, कि जब भी कोई इवेंट पास्ट में होती है लेकिन उसका जो असर है कहाँ पड़ता है, प्रेजेंट टाइम पर पड़ता है, तो मान के चलना वहां पे हम कौन से टेंस का यूज करेंगे, तो वहां पर हम टेंस का यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब एक बार फटाफट से मैं आपको रिविजन के मोड पे लेके चलूं और आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि हमने जो दो टेंस पहले पढ़े हुए हैं, प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना, उसमें हमने क्या क्या यूजेस पढ़े थे, तो मैं आपको बस थोड़ा सा आइडिया दूंगा। अगर आपको बेसिक डीपली डिस्कशन करना तो आप उन वीडियोस को जरूर चेक कीजिएगा। प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमने यूजेस पढ़ा था कि वो टेंस जो है पर्टिकुलर कहाँ यूज होता है, तो मैंने आपको बताया था आरपीएफ और एस। आरपीएफ से मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी छोटी सी, सिर्फ याद रखने के लिए कि आरपीएफ मीन्स रिजर्व पुलिस जो फोर्स हमारे पास होती है, उससे आप याद रख सकते हो आरपीएफ, जहां पे रूटीन, परमानेंट और एफ मीन्स फैक्ट था हमारे पास में। ओके, तो उस तरीके से मैंने आपको याद कराया था। उन पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ मोड के अंदर क्या होता है, आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। जबकि अगर अब मैं नेक्स्ट टेंस की बात करूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, है ना, तो उस टेंस के अंदर मैंने आपको बताया था याद रखने का तरीका कि वो टेंस यूज कहां पे होता है। तो हमने वहां पढ़ा था कि एन टी आर, एन मींस क्या होता है हमारे पास में, टी मींस क्या होता है ना, एन मींस नाउ, ओके, जो सिचुएशन अभी अभी चल रही हो करंट के अंदर, टी मींस टेम्पररी या ट्रेंड जो हो रहा है हमारा, है ना, जो भी सेंटेंस हमारा ट्रेंडिंग के अंदर है, और आर मींस क्या होता है, एन टी आर। मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया था कि जूनियर एनटीआर जो है हमारे साउथ के बहुत ही बड़े सुपरस्टार है, उसके नाम से आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर आपको बता दिया मैंने यूजेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर यूजेस आपको मैंने बता दिया अच्छे तरीके से, और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमने अभी इसके यूजेस डिस्कस किए। तो हमने तीन कंसेप्ट देख लिए। सबसे पहले हमने क्या देखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैटर्न देखा, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। फिर हमने क्या डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ में आती है ना। तो याद रखिएगा गोल्डन स्टेटमेंट मैंने सबसे पहले वीडियो में बता रखा है आपको कि ऑलवेज सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एंड ऑलवेज प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। तो उसी सिचुएशन या उसी गोल्डन रूल के तहत हमने देखा कि आई यू वी दे, जो हमारे पास चार सब्जेक्ट होते हैं वो हैव लेते हैं हेल्पिंग वर्ब अपने साथ में, और जो बचे हुए ही शी इट नेम, जो चार सब्जेक्ट हमारे पास में होते हैं वो क्या लेते हैं, वो आपका हैज हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से।
नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो ये रहेगा कि कन्फ्यूजन होती है कुछ बच्चों को, कुछ कन्फ्यूजन हमारे पास रहती है किस किस के बीच में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बीच में और पोजीशन के बीच में। एक टेंस और पोजीशन, ये दो चीज़ें हमारे पास में है जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। क्यों होती है कन्फ्यूजन क्रिएट? बिकॉज उसका रीज़न है हमारे पास में हैज़ और हैव, ये हमारे पास रीज़न है जो क्या बताते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं एक टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर और पोजीशन के अंदर। अब समझना ये है कि सर ये कन्फ्यूजन कैसे दूर हो, ये कंसेप्ट ही है, आपको समझा देता हूँ फटाफट से, देखिएगा। पोजीशन का मतलब होता है स्वामित्व, हिंदी में क्या बोलते हैं पोजीशन को? स्वामित्व बोलते हैं। पजेस करना, क्या करना? पजेस करना, या मैं ये कहूँ कि हक जताना। क्या जताना? हक जताना। तो पोजीशन किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आप मीन्स कि अगर डूअर जो है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, अगर वो पोजीशन शो कर रहा है, अगर वो अधिकार जता रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी थिंग पर्टिकुलर के ऊपर, तो हम उसमें पोजीशन को यूज करेंगे, ठीक है। और अगर तो आपको टेंस यूज करना है हैज़ और हैव के साथ में, तो याद रखिएगा मैं यहाँ पर लिख दूँ इस चीज़ को कि आप हैज़ और हैव के साथ में जब क्या करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज में ले लेते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ क्या बन जाती है, टेंस का रूप ले लेती है। जबकि हैज़ और हैव के साथ में जब आप क्या करते हो, नाउन को यूज़ कर लेते हो। किसको यूज़ कर लेते हो? नाउन को यूज़ कर लेते हो, तो वो स्टेटमेंट आपका कैसा बन जाता है, तो वो स्टेटमेंट आपका पोजीशन का बन जाता है। ये कन्फ्यूजन होती है, इस कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे विद सम एग्जांपल्स। क्लियर? पहले ये समझो, थ्योरी आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। कन्फ्यूजन क्रिएट होती है बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पोजीशन के बीच में। क्यों होती है? रीजन है हैज़ और हैव, बिकॉज पोजीशन के अंदर भी हम लोग काम में लेते हैं इसको, किसको? हैज़ हैव को, एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी हम लोग हैज़ हैव को काम में लेते हैं, है ना। कन्फ्यूजन दूर कैसे करनी है? वो दूर इस तरीके से है कि पोजीशन का मीनिंग होता है स्वामित्व या अधिकार या हक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पजेस करना। क्या करना? पजेस करना। जैसे एग्जांपल के लिए ये मार्कर किसका है, तो आप कहेंगे सर नो डाउट कि सर ये आपका मार्कर है ना। ये व्हाइट बोर्ड किसका है? ये व्हाइट बोर्ड भी मेरा है। ये सेंटर किसका है? सेंटर भी मेरा है, ठीक है। तो इस तरीके से वो बाहर खड़ी हुई कार किसकी है, तो वो किसी और की है। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी नाउन के ऊपर, स्पेशली किसी भी नाउन के ऊपर अगर किसी का कोई अधिकार शो करना होता है, किसी का कोई पोजीशन शो करना होता है, हम क्या करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हम हैज़ और हैव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैज़ और हैव का यूज करते हैं। वहीं पर अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करना है, जो कि हम पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा हैज़ और हैव के साथ में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके आनी है? थर्ड फॉर्म लेके आनी है, ठीक है। अब इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं पहले आपको थ्योरी समझाया और उसके बाद में अब मैं कुछ लेके चलता हूं आपके साथ में कुछ एग्जांपल, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आई हैव कॉल्ड हिम, ठीक है। नेक्स्ट है शी हैज ए बंगलो, ओके, एंड they have very nice paintings, ओके। देखो ध्यान से, हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस ये है समझना, टू अंडरस्टैंड द कंफ्यूजन और द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पोजीशन। देखो, आई हैव कॉल्ड हिम, आई सब्जेक्ट हुआ, हैव हेल्पिंग वर्ब हुई, कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, ऑब्जेक्ट हुआ। आई हैव कॉल्ड हिम, मैं उसको बुला चुका हूँ, मैंने उसको बुला लिया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपको ये पहचान करनी है कि सर ये क्या टेंस का सेंटेंस है या क्या ये मेरा जो है पोजीशन का सेंटेंस है, बस इतना ही पहचान करना है। कैसे करोगे? तो देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आप सीधी सी बात एक बोलोगे कि सर ये जो है मेरा प्रेजेंट जो है वो परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। शी हैज़ अ बंगलो, देखो यहाँ पर ये हैज़ आया कि नहीं आया? अब इसके आगे चेक कर लो, इसके आगे अगर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इट मीन्स वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और अगर हैज़ और हैव के आगे आपके पास नाउन है, इसका मतलब वो पोजीशन को शो कर रहा है। तो देखो, शी हैज़ अ बंगलो, बंगलो क्या है? बंगलो तो नाउन है, इसका मतलब सीधी सी बात है सर ये किसका एग्जाम्पल है? तो आप कहोगे सर ये पोजीशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? पोजीशन का। शी हैज़ अ बंगलो, उसके पास एक बंगलो है, मतलब इस बंगलो के ऊपर अधिकार किसका है? उसका है, जो शी है, फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है। इसी तरीके से दे हैव वेरी नाइस पेंटिंग्स, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आया? हैव आया, और हैव के बाद में क्या मिला हमारे को? नाउन मिला, पेंटिंग्स। क्या मिला? नाउन मिला। इसका मतलब हमें मेन वर्ब नहीं मिली। मेन वर्ब जब नहीं मिली, इसका मतलब पैटर्न पूरा नहीं हुआ। कौन सा पैटर्न पूरा नहीं हुआ? पॉजिटिव पैटर्न हमारा पूरा नहीं हुआ, है ना। इस वजह से हम क्या बोलेंगे, सर ये सेंटेंस भी जो है किसका है? तो आप कहेंगे कि सर ये सेंटेंस जो है वो भी किसका है? पोजीशन शो करने वाला सेंटेंस है, कि उनके पास में बहुत सुंदर सुंदर, वेरी नाइस, बहुत सुंदर सुंदर क्या है? पेंटिंग्स पड़ी हुई है। तो बताओ, चौथा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया रिगार्डिंग दिस टॉपिक? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। देखिएगा जरा ध्यान से, अब दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और हैं, उनको भी समझते हुए चलेंगे साथ साथ में, ठीक है। देखिएगा,
प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर मैंने आपको एक टॉपिक समझाया था छोटा सा, कॉन्ट्रैक्शन का। कौन सा टॉपिक समझाया था? कॉन्ट्रैक्शन का मैंने आपको टॉपिक समझाया था। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब को आप छोटा करके जब लिखते हो, किसी भी हेल्पिंग वर्ब को जब आप छोटा करके लिखते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं। जैसे कैसे, देखिएगा जरा ध्यान से। मैं कहूँ कि आई हैव, ओके, मैंने कहा कि वी हैव, ओके, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से अच्छे से। मैंने कहा कि यू हैव, मैंने कहा शी हैज़, मैंने कहा जय हैज़, ओके, और आगे यहाँ पे कुछ भी चीज़ हो सकती है एग्जाम्पल के लिए। चलो, हमें उससे अभी फिलहाल मतलब नहीं है, हमारा मकसद है कॉन्ट्रैक्शन को समझना, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। तो जब ये बड़ी फॉर्म्स लिखी हुई हैं, मतलब पूरी जो फुल फॉर्म जो लिखी हुई है हेल्पिंग वर्ब, आप चाहो तो इनको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इनको इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है? कैसे लिख सकते हैं तो ध्यान से देखिएगा। मैं लिखना शुरू करूँ यहाँ पे। अगर आई हैव लिखा हुआ है तो आप कैसे लिख सकते हो? आई हैव, ऐसे लिख सकते हो। वी हैव लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो? वी हैव, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? यू हैव लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो? यू हैव लिख सकते हो, ठीक है? शी हैज़ लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो? शी हैज़ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? शी हैज़, ऐसे लिख सकते हो। जय हैज़ अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो। तो ये जो फॉर्म को मैंने छोटा कर दिया एंड उसके पहले क्या लगा दिया? उसके पहले अपोस्ट्रोफी लगा दिया। तो ये जो वर्जन हमारे पास बना, इसी वर्जन को हम क्या बोल देते हैं? इसी वर्जन को जो हम बोलते हैं, ये बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं। और यही जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हमारे पास में आती है वो नेगेटिव सेंस के अंदर भी आती है। कैसे, देखना जरा। अब ये हमारे पास में क्या है? कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है ना, जहाँ पे हमने नोट का भी यूज़ कर लिया। जब हम पॉजिटिव में बना रहे थे तो हम इसको सब्जेक्ट के साथ में क्या कर रहे थे? जब हम पॉजिटिव बना रहे थे तो हम सब्जेक्ट के साथ में इनको मर्ज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? लेकिन जब हम क्या करेंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट के अंदर क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सब्जेक्ट को एक साइड में छोड़ना पड़ेगा और हमें हेल्पिंग वर्ब को क्या करना पड़ेगा? बताओ, हमें हेल्पिंग वर्ब को जोड़ना पड़ेगा नोट के साथ में। तो वी आई हैवंट बनेगा, ठीक है? आई हैवंट, ओके, ये आगे सेंटेंस। उसी प्रकार से वी हैवंट, क्लियर, ऐसे। उसी प्रकार से यू हैवंट, ओके। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ओ को गायब किया यहाँ पे, मतलब ओ नहीं आएगा नोट में, ओके ना। इसी तरीके से शी हैज़ नोट है तो हम लिखेंगे शी हैज़ेंट, शी हैज़ेंट, ओके, ऐसे। और यहाँ पर जय हैज़ नोट है तो मतलब हम लिखेंगे जय हैज़ंट। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये है पॉजिटिव एस्पेक्ट, ये है नेगेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। और जो हमने वर्ब्स काम में ली है, इन वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? इन वर्ब्स को है वो हम क्या बोलते हैं? इन वर्ब्स को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं। बताओ, बात समझ में आ गई क्या? इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर या स्पोकन के लैंग्वेज के अंदर, मैं एकेडमिक के अलावा बात कर रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, वहां पे क्या होता है, जब आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर बजाय कि एक लंबे वर्जन में देने से क्या होता है, वो चीज़ ऑकवर्ड लगती है, तो हम क्या करेंगे, उसको छोटा बना के लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वर्ब, ठीक है। इस प्रकार से अब कैसे काम करता है, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है ना। देखना थोड़ा ध्यान से कि एग्जाम्पल समझाता हूँ कि सर ये कहाँ हेल्पफुल रहेगी। देखिएगा, मैंने कहा कि हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, ठीक है। ये मेरा एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट कैसा है, तो क्वेश्चनेटिव स्टेटमेंट है। अगर मुझे इसका आंसर जनरेट करना है तो आपका आंसर निकलेगा सर या तो यस में या आंसर जाएगा इसका नो में, यस और नो, ऐसे जाएगा। तो हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, जब आपको आंसर देना है तो आप यस और नो को यूज़ करोगे, उसके बाद आप क्या बोलोगे, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ऐसे ही बोलोगे। अगर आप पूरा बोलना चाहते हो तो क्या बोलोगे, यस आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अगर नो बोलना चाहते हो तो नो आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, ऐसे ही बोलोगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन का यूज करके आप छोटा बोल सकते हो, कैसे, एक स्टेटमेंट तो ये है, ठीक है, जो कंप्लीट है। दूसरा आप बोल सकते हो यस आई हैव, ओके। दूसरा, तीसरा आप क्या बोल सकते हो, आई
हैवंट। देखो 3 तरीके हैं आंसर देने के, है ना। ये तो है फुल वे कंप्लीट आंसर देने का, ये है सेकंड और ये है थर्ड वे, ठीक है। हाँ, तो ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करनी है तो आप इस प्रकार से यूज करोगे। फुल आंसर रिक्वायरमेंट नहीं है देने का आपको, आप छोटा आंसर भी लिख सकते हो। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? यस आई हैव, यस आई हैव, यस आई हैव, नो आई हैवंट, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट। ओके, इस प्रकार से आप अपने आंसर को है जो बहुत ही स्पेसिफाइड करके जो है कॉन्ट्रैक्शन वर्ब्स का यूज करके आंसर लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास इस पर्टिकुलर टेंस का कॉन्सेप्ट नंबर 5, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करना। बताओ इतनी बातें समझ में आ गई क्या? क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब कुछ नहीं है, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। इस टॉपिक के अंदर हम उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उसके बाद में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। हाँ, देखिएगा हर टेंस के अंदर कुछ उसके क्या होते हैं? एडवर्बियल्स होते हैं। क्या होते हैं? एडवर्बियल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। क्या बोलते हैं? या तो कीवर्ड्स बोल देते हैं या बोल देते हैं आइडेंटिफिकेशंस, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में? कीवर्ड्स के बारे में। ओके, या तो कीवर्ड्स बोल दो या क्या बोल दो? आइडेंटिफिकेशन बोल दो, ठीक है। या जो टेक्निकल नाम है क्या, जिसको आप बोलते हो एडवर्बियल। क्या बोलते हो? एडवर्बियल, वो बोल दो, ठीक है ना। तो बात एक ही है, या तो कीवर्ड्स बोल दो, आइडेंटिफिकेशन बोल दो या एडवर्बियल बोल दो। याद रखिएगा, अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर आपको मिल जाता है रिसेंटली, क्या मिल जाता है? रिसेंटली, ठीक है। अगर किसी स्टेटमेंट में आपको मिल जाता है जस्ट, ठीक है। अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर आपको मिल जाए ऑलरेडी, और अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर आपको मिल जाए यट, याद रखना यट जो है वो किसके लिए काम आएगा? नेगेटिव सीन के लिए काम आएगा या फिर नेगेटिव पैटर्न के लिए काम आएगा यहाँ पे, ठीक है। और आगे आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, यट, अगर ये मिल जाए आपको स्टेटमेंट के अंदर, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, तो याद रखिएगा फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपको देनी है वो किसको देनी है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देनी है। या मैं इसे बोलूँ कि अगर इन स्टेटमेंट के अंदर, अगर स्टेटमेंट्स के अंदर ये आपको वर्ड्स मिल जाते हैं रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, है ना, यट आपको मिल जाए, तो याद रखिएगा वहाँ पर चांसेस जो है 99.99% केसेस में किसका जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जाएगा। जो 1% मैंने छोड़ा वो किसके साथ छोड़ा? वो हिंदी मीन के साथ छोड़ा, कि आप उसका हिंदी मीन जरूर निकाल लीजिएगा। अगर कोई इवेंट पास्ट में शुरू हुई है और उसका इफेक्ट प्रेजेंट में पड़ा, इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर वो सिचुएशन है तो ये 100% क्या करेगा? काम करेगा रूल, कि यहाँ पर अगर रिसेंटली है, जस्ट है, ऑलरेडी है और येट है, इनमें से कोई सा भी अगर वर्ड मीनिंग आपके पास आ रहा है गिवन स्टेटमेंट के अंदर, तो वहाँ पर 101% केस में क्या जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चला जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? आइए अब एक छोटा सा कंसेप्ट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं समझा देता हूँ कैसे। देखिएगा 2 स्टेटमेंट लिख रहा हूं और 2 स्टेटमेंट के थ्रू मैं जो है एक कोशिश करूंगा आपको कॉन्सेप्ट देने की। मैंने बोला हैव यू गॉन टू आगरा। सेकंड, आगरा। दोनों स्टेटमेंट में एक ही डिफरेंस है। आप कहोगे सर डिफरेंस है ये रहा, है ना, एक में आया गॉन, एक में आया बीन, है ना। अब इस स्टेटमेंट के अंदर ये जो 2 स्टेटमेंट है इनके थ्रू मैं एक कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ध्यान से समझिएगा कि ये भी इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है। ये तो बात समझ में आ गई। हैव यू गॉन टू आगरा, आप गॉन का यूज तब करोगे जब आप सामने वाले को ये कहना चाहते हो कि हैव यू गॉन टू आगरा, क्या आप आगरा गए हो, क्या आप आगरा गए हो या क्या आप आगरा जा चुके हो, ऐसे। इसका मतलब जब आप गॉन का यूज कर रहे हो तो सामने वाला जो पर्सन है वो आगरा में ही होना चाहिए, इसका मीनिंग ये है। लेकिन अगर आप किसी इंसान को पूछ रहे हो कि क्या आप आगरा जाके कभी आए हो, क्या कभी आप आगरा गए हो, मतलब कि अब आप उससे ये पूछना चाह रहे हो कि कभी भी आप कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए 2 दिन 5 दिन के लिए आप आगरा घूम के जाके वापस आ चुके हो क्या, तो आप यूज करोगे बीन को। किसको यूज करोगे? बीन को यूज करोगे। तो याद रखना ये जो बीन है ना वो क्या है एक्चुअल के अंदर, ये टू बी की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? टू बी की फॉर्म है। और ये जो गोन है ये आपको सबको मालूम ही है, ये किसकी फॉर्म है? टू गो की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? गो की। तो याद रखना अगर आपको जो है कुछ ऐसा स्टेटमेंट बोलना है जिसके अंदर सामने वाला जो इंसान है, सामने वाला जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, जो भी इंसान है, लिसनर है, अगर वो जाके वापस आ चुका है, अगर वो जाके वापस आ चुका है तो आप यूज करोगे बीन को। किसको यूज करोगे? बीन को यूज करोगे। और अगर आप सामने वाले इंसान को बोल रहे हो कि वहीं पर है वो इंसान जो है, सामने वाला जो नाउन है वो वहीं पर है, तो आप यूज करोगे गोन का। किसका यूज करोगे? गोन का। एक बार फटाफट से मैं रिवीजन करवा दूं। हैव यू गॉन टू आगरा, इसका मतलब ये होता है क्या आप आगरा जा चुके हो। इसका मतलब अभी वो सामने वाला इंसान जिसको आप पूछ रहे हो इस यू को, वो आगरा में ही है। वो कहां पे है? आगरा में ही है या होना चाहिए, तभी ये स्टेटमेंट क्या माना जाएगा? कंप्लीटली करेक्ट माना जाएगा। बट
अगर आप यूज़ करते हो हैव यू एवर बीन टू आगरा, इसका मतलब ये हुआ कि क्या आप जो है आगरा घूम के आ चुके हैं क्या। वापस रिटर्न आने के लिए भी जो है ये काम में आ जाता है। जैसे ऐसे ही होता है ना, मान लो आप यहाँ पे हो, है ना, और यहाँ से आप गए आगरा, ठीक है। तो अगर यहाँ से जाके आप सिर्फ आगरा में ही हो और आगरा में आपने क्या कर लिया, स्टे कर लिया, तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि सर हैव यू गॉन टू आगरा, तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है। लेकिन इस टाइम से चल के आप आगरा गए और आगरा से वापस आप क्या करें, वापस आ गए, रिटर्न आ गए, क्या करें आप वापस रिटर्न आ गए, तो आप वहाँ पे किसको काम में ले लोगे, बीन को काम में ले लोगे। किसको काम में ले लोगे, बीन को काम में लोगे। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या। ठीक है, ये कंसेप्ट है टू बी का। और याद रखना, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आए तो याद रखिएगा एवर के साथ में हमेशा क्या आएगा, बीन आएगा। क्या आएगा एवर के साथ में, हमेशा एवर के साथ में बीन आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा गोन और बीन के बीच में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक प्रॉब्लम होती है, क्रिएट कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है एडवांस लेवल के ऊपर, उस कंसेप्ट को दूर करने की कोशिश की है कि हैव यू एवर बीन टू आगरा का मतलब क्या आप आगरा से लौट के आ चुके हो क्या, ऐसे। और हैव यू गॉन टू आगरा, क्या आप आगरा जा चुके हो, इसका मतलब सामने वाला जो पर्सन है, जो कैंडिडेट है, वो कहाँ है, आगरा में है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं और उससे समझ में आएगा। देखिएगा ध्यान से, हैव यू वॉच्ड दिस मूवी और हैव यू बताओ दोनों में से क्या फ़र्क है। अभी पढ़ाया मैंने आपको, अभी समझाया। तो आप कहोगे कि सर ये तो जो है वो ऐसा है कि हैव यू वॉच दिस मूवी, क्या आप मूवी देख चुके हो, मतलब क्या आपने मूवी देख ली है। और ये क्या है, फिर आप कहोगे ये क्या है, तो हैव यू एवर बीन वॉच दिस मूवी, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, क्या आपने वो मूवी देख ली है। जब दोनों का मीनिंग एक है तो याद रखना इस पर्टिकुलर केस में आप बीन का यूज़ नहीं करोगे। हाँ, तो इस पर्टिकुलर केस में आप बीन का यूज़ नहीं करोगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको बीन का यूज सिर्फ और सिर्फ किसके सीक्वेंस में या किसके कंट्रेस्ट में करना है, गोन के कंट्रेस्ट में करना है। याद रखिएगा, यहाँ पर बीन हर जगह काम में नहीं लेना है आपको। अगर बीन काम में ले रहे हो तो दोनों का मीनिंग जो है वो सेम निकलेगा। क्या कि हैव यू वॉच दिस मूवी, क्या तुमने मूवी देख ली है। हैव यू एवर बीन वॉच दिस मूवी, क्या तुमने कभी भी मूवी देखी है। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ पर जब आप गो के कॉन्टेक्स्ट में क्या करते हो, इस बीन को यूज करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, डिफरेंसेस होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर जो है बीन का मीनिंग कुछ और निकलेगा और गोन का मीनिंग कुछ और निकलेगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी जो है बात एक समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, कि बीन का यूज जो हम करेंगे वो सिर्फ जाने के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए, एक छोटी सी बात और याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कभी भी हम लोग व्हेन से जुड़ा वैन से जुड़ा क्वेश्चन कभी नहीं बनाते हैं। कब, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मैं ये बोलता हूं कि वैन हैव यू स्टार्टेड योर जॉब। अक्सर हम ऐसे सवाल देखे हुए मिलते हैं, हमारे को देखने को मिलते हैं, और हम ऐसे सवालों को लिख भी लेते हैं कि सर व्हेन हैव यू स्टार्टेड योर जॉब, है ना, व्हेन हैव यू स्टार्टेड योर जॉब। जबकि अक्सर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत माना जाता है। क्यों, हैव यू स्टार्टेड, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो आपका क्वेश्चनेटिव सेंटेंस बना है, इसके शुरुआत में जो व्हेन आया है वो नहीं आना चाहिए। रीज़न बोलोगे सर क्या हुआ, रीज़न क्या है, तो रीज़न इसका ये है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसके यूजेस के अंदर। किसके अंदर बताया, यूजेस के अंदर। अगर आपको इसका सही क्वेश्चन बनाना तो आपको ऐसे बनाना है, व्हेन डिड you start your job। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका बनेगा, ना कि ये वाला स्टेटमेंट बनेगा। व्हेन हैव यू स्टार्टेड योर जॉब नहीं बनेगा, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर जॉब बनेगा। अब आप बोलोगे सर क्यों बनेगा, यहाँ पर व्हेन क्यों नहीं आएगा, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये है जो हमने क्या पढ़ा है, इसका यूजेस पढ़ा है। यूजेस क्या पढ़ा था कि अगर पास्ट में कोई इवेंट हो, अगर पास्ट में कोई इवेंट हो और अगर पास्ट में ही पूरी हो, पास्ट में ही कंप्लीट हो जाए,
पास्ट में ही कंप्लीट हो जाए तो हम किसका यूज करेंगे, पास्ट सिंपल का यूज कर लेंगे। जबकि पास्ट में कोई इवेंट हो लेकिन प्रेजेंट पे क्या करे, उसका प्रेजेंट पर उसका क्या पड़े, उसका प्रेजेंट पर उसका असर पड़े, प्रेजेंट पर उसका असर पड़े, असर हो, ऐसे लिख लो, असर हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करेंगे। यही पढ़ा है हमने यूजेस के अंदर, यही पढ़ा ना। अब चेक करो, व्हेन हैव यू स्टार्टेड योर जॉब, तुमने कब अपनी जॉब शुरू की है, या तुम अपनी जॉब कब शुरू कर चुके हो। एक तो ये स्टेटमेंट, और दूसरा व्हेन डिड यू स्टार्ट योर जॉब, तुमने अपनी जॉब कब शुरू की। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कर चुके हो, तुम अपनी जॉब कब शुरू कर चुके हो, ध्यान से समझो, तुम अपनी जॉब शुरू कब कर चुके हो, है ना, ये तो वो स्टेटमेंट है। और व्हेन डिड यू स्टार्ट योर जॉब, तुमने अपनी जॉब कब शुरू की थी। मतलब यहाँ पर ये जो बता रहा है इसका आंसर निकलेगा पास्ट में कोई पॉइंट ऑफ टाइम, क्या निकलेगा, कोई पॉइंट ऑफ टाइम इसका आंसर निकलेगा। पास्ट में कोई पॉइंट ऑफ टाइम इसका आंसर निकलेगा कि सर मैंने यहाँ से अपनी जो है जॉब शुरू की थी इस पर्टिकुलर टाइम से। जबकि व्हेन हैव यू स्टार्टेड योर जॉब जो है ये स्टेटमेंट क्या है, कंप्लीटली करेक्ट कंसिडर किया जाता है। व्हेन से जुड़ा हुआ सेंटेंस जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाते हैं। रीजन उसके पीछे ये है कि सर पास्ट में कोई भी इवेंट होती है तो पास्ट में अगर कंप्लीट हो गई तो पास्ट सिंपल जाएगा, जबकि पास्ट में कोई इवेंट हो और अगर प्रेजेंट पर असर पड़े तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। यहाँ पर देखो व्हेन हैव यू स्टार्टेड योर जॉब, व्हेन हैव यू स्टार्टेड, तुमने कब जॉब शुरू की है ना, तुमने कब जॉब शुरू की है, तुमने कब जॉब शुरू की है। यहां पर मैं बोल रहा हूं है, इसका मतलब प्रेजेंट की बात चल रही है, जबकि हम क्या बोल रहे हैं कि पास्ट में इवेंट होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, पास्ट में होनी चाहिए। इसीलिए ये रीजन है जिसकी वजह से हमने बोला कि व्हेन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, लास्ट कॉन्सेप्ट है, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं फटाफट से। हाँ जी, तो अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग करने वाले हैं, ताकि हमने जो पढ़ा है आज, हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार दोबारा से क्या कर लिया जाए, रिवीजन कर लिया जाए। देखिएगा, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आप भी जो इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, साथ साथ में बना लीजिए, 2 4 5 एग्जांपल कुछ करेंगे हम लोग। ठीक है, काफ़ी है 3-4 एग्जाम्पल देखो फटाफट से। सुनीता लीव दिस सिटी ऑलरेडी, मैंने कहा था एडवर्बियल मिल जाए आपको ऑलरेडी, तो हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुनीता हैज़ लेफ्ट, थर्ड फॉर्म है ना, ये हैज़ आ गया और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो सुनीता हैज़ लेफ्ट दिस सिटी ऑलरेडी, सुनीता पहले से ही क्या कर चुकी है, इस सिटी को छोड़ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट, आई नॉट इन्वाइट दिस पार्टी, है ना, या इन पार्टी, तो क्या होगा, आई हैव नॉट इन्वाइटेड, आई हैव नॉट इन्वाइटेड, ओके, आई हैव नॉट इन्वाइटेड इन द पार्टी, क्या कहा कि मेरे को इस पार्टी में नहीं बुलाया गया है। ओके, ऐसे हो जाएगा। तीसरा, शी जस्ट कॉल मी, कौन सा आया एडवर्ब, जस्ट आया, कौन सा एडवर्ब आया, जस्ट आया, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हैज़ जस्ट कॉल्ड मी, शी हैज़ जस्ट कॉल्ड मी, उसने मुझे जस्ट अभी अभी कॉल किया है ना, तो जस्ट हमारे पास एडवर्बियल होता है जिसका हमने यूज़ किया है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ देखो, ये हुआ यट, ये क्या है, यट है, जो एक एडवर्बियल हमारे पास में है। मैंने कहा था नेगेटिव सीन में ज़्यादा काम आता है, तो दे हैव नॉट कंप्लीटेड, यहाँ पे क्या आएगा, दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क यट, यट मीन्स अभी तक, यट का मतलब क्या होता है, अभी तक होता है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के अंदर कोशिश की समझने की किसके बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। बहुत सारे कंसेप्ट देखे। सबसे पहले मैं रिवीजन के तौर पे आपको लेके चलूँ, हमने उसके पैटर्न को चेक किया, पॉजिटिव पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न एंड इंटरोगेटिव पैटर्न कैसे बनता है। फिर हमने पढ़ा कि सर हेल्पिंग ऑफ हैज़ और हैव कौन से सब्जेक्ट के साथ में आती है। फिर हमने देखा वहीं पर कि सर आई के साथ में होता सिंगुलर है लेकिन वर्ब कौन सी आती है, प्लूरल, इट मीन्स आई हैव आएगा ना कि आई हैज़ आएगा। क्लियर, हमने ये चीज़ देखी। उसके बाद में हमने देखा कि सर कुछ कंसेप्ट हमने देखे, जैसे एडवर्बियल हुआ, कीवर्ड्स हुआ, है ना, और उसके पहले हमने देखा उसका यूजेस, क्या देखा, यूजेस देखा।
देखा। फिर हमने बीन और गॉन के साथ में जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है छोटी सी, किसके साथ में, बीन और गॉन के साथ में, है ना, उस कन्फ्यूजन को दूर किया और अंत में आते आते हमने क्या किया, हमने देखा किसको, कुछ एग्जाम्पल को देखा। क्लियर है। और साथ साथ में हाँ एक चीज और बताई थी आपको मैंने, कौन सी, द कन्फ्यूजन बिटवीन टेंस, स्पेशली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पोजीशन। तो पोजीशन और कन्फ्यूजन होती है जो इस टेंस के अंदर, वो किसके साथ में होती है, वो हैज और हैव के लिए होती है। किसके लिए होती है, हैज और हैव के लिए होती है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर कैसे किया जाए, तो मैंने आपको बताया, अगर हैज और हैव के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है और सेंटेंस मिलता है तो इट मींस वो टेंस का एग्जांपल है। और अगर हैज और हैव के बाद में आपको क्या मिलता है, कोई नाउन मिलता है, तो इसका मतलब वो पोजीशन को शो कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर कोई भी क्वेरी एंड कोई भी आंसर आपके होते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक एंड रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स पर्टिकुलरली इन दिस लैंग्वेज, तो यू आर वेलकम टू यूज योर कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।